साल था 2000 अक्टूबर 1 जब इस देश को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जाता है BSNL से, भारत संचार निगम लिमिटेड। इस टाइम तक BSNL 2G बेस्ड STD एंड लोकल कॉल सर्विसेज प्रोवाइड करता था और लैंडलाइन के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। BSNL के लॉन्च के बाद टेलीकॉम सेक्टर में एक नया मोड़ आया, ठीक वैसे ही जैसे 2016 में जियो लॉन्च के बाद हुआ। कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत ही बेहतर सर्विसेज BSNL के हुआ करते थे। इसकी वजह से BSNL के सर्विसेज इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि 2004-05 में BSNL ने 10,183 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया। लेकिन आज हालत इतनी खराब हो गई है कि BSNL हर साल घाटे में जा रहा है। और हाल ही में जैसे ही जियो, आइडिया, एयरटेल के टैरिफ प्लान इंक्रीज करे गए, उसके बाद पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे एक नया आंदोलन छिड़ गया, BSNL कम बैक। सवाल उठता है कि क्या कभी BSNL कम बैक कर पाएगा और आखिर BSNL की हालत के जिम्मेदार है कौन? BSNL की हालत इतनी खराब कैसे हो गई है? आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। मैं आंकड़े आपको देने वाला हूं, वो आपको हैरान कर देंगे। आज तक मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो जियो धन के साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो। और जो हमारी सरकारी BSNL है वो 8,000 करोड़ के सालाना घाटे में जाए और जियो एक साल में 900 करोड़ रुपया कमाए। Till date, we have seen no signs of BSNL or MTNL starting 4G services. And in fact, they have been losing customers to Jio, which is supported by the government, where the Prime Minister himself was a poster boy in the photo advertising. Priyanshi, which is really the government's booster shot for BSNL. Why has it happened and what will it actually mean now for BSNL and for Indian consumers? तो साल था 1851 जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में टेलीग्राफ सेटअप किया। इसके बाद 1881 में टेलीग्राम एक्सचेंज ओपन किया गया और 28 जनवरी 1882 में फर्स्ट फॉर्मल टेलीफोन सर्विसेज एस्टेब्लिश किया गया। इस टाइम तक इंडिया के ऑल मेजर सिटीज टेलीफोन से लिंक थे, यानी कि हर सिटीज में टेलीफोन अवेलेबल था, आप टेलीफोन से बात कर सकते हैं। अगर टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करें तो 1947 इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद डाक और तार विभाग को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि चिट्ठी भेजने के लिए अलग से विभाग और फोन करने के लिए अलग से विभाग, यानी कि फोन के लिए टेलीकॉम सर्विसेज और चिट्ठी भेजने के लिए डाक सर्विसेज, जिसे आज के दिन इंडिया पोस्ट के नाम से जाना जाता है। अब टेलीकॉम सेक्टर के मामले में तो 1990 तक इंडिया में सिर्फ लैंडलाइन सर्विसेज हो जा करती थी, यानी कि आप सिर्फ लैंडलाइन से बात कर सकते थे। लेकिन भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक नया रिवोल्यूशन तब आया जब 1990 में गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया। इसके बाद से भारत के टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने लगी, जिसके बाद अब पैसा था ताकि चीजों को इम्प्रूव किया जा सके, इस पैसे से इम्प्रूव किया जा सकता था। और इसी के बाद स्थापना होता है ट्राई की, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की स्थापना के बाद टेलीकॉम इक्विपमेंट को और भी ज्यादा इम्प्रूव करा जाता है, जिससे 2G को और भी बेहतर बनाया जा सके। और इसी टाइम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के नाम को बदल करके BSNL कर दिया जाता है, यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL के लॉन्च के बाद 2G को इतना ज्यादा बेहतर बना दिया जाता है कि लोग बहुत ही ज्यादा इसको पसंद करने लगते थे। हालांकि उस टाइम पे 2G के हिसाब से इंटरनेट स्पीड बहुत कम थी, लेकिन उस जमाने में इतनी स्पीड होना बहुत ही बड़ी बात थी, जिसकी वजह से लोगों को सर्विसेज ज्यादा पसंद आती है और BSNL काफी ज्यादा प्रॉफिट गेन करता है। BSNL लॉन्च के साल 747 करोड़ की कमाई करता है। अब हर साल इनकम बढ़ते जाती है। 2004-05 में 10,183 करोड़ की सबसे ज्यादा पीक अर्निंग करता है BSNL। 2007 तक BSNL ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी प्रोवाइड करने लगता है। उस टाइम BSNL के ब्रॉडबैंड की स्पीड थी 3 Mbps से लेकर के 12 Mbps तक। हालांकि ये स्पीड सिर्फ कहने के लिए थी, लगभग कस्टमर को 1 Mbps तक स्पीड ही मिल पाती थी, लेकिन उस टाइम के लिए ये भी बहुत ही बड़ी बात थी। 2002 से 2005 यह वह समय था जब BSNL देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी थी और इस टाइम पे BSNL के पास लगभग 35,000 करोड़ का कैश रिजर्व था। इसके बाद 2006 से 2012 यह वह समय था जब मोबाइल सेगमेंट में बहुत ही बड़ी उछाल थी और इसी बीच पॉलिटिक्स के बीच फंसती है BSNL। 2007 में टेलीकॉम मिनिस्टर बनते हैं A राजा, जिसके बाद कर्मचारियों का कहना है कि BSNL में फैसले लेने में जो पहले आज़ादी थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे टेंडर को पास करने में महीने का समय लगने लगता है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको अपग्रेड नहीं कर पाया जाता है और धीरे धीरे BSNL के सर्विसेज स्लो होने लगती है, जिससे ग्राहक काफ़ी ज़्यादा नाराज होते हैं और BSNL धीरे धीरे स्किप करने लगते हैं। और इसी टाइम था कि 2008 में 2G स्पेक्ट्रम स्कैम सामने आता है,
Well, after nearly 6 years, a court in India will pronounce the verdict on the 2G spectrum allocation scam, which resulted in the loss of $27 billion. जिससे और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं बीएसएनएल के फैसलों पे, डिसीजन पेंडिंग में जाने लगते हैं। इसके बाद फिर समय आता है 2010, जब देश में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली थी। बीएसएनएल सरकारी कंपनी थी, इसलिए इस ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेती है। इन्हें लगता है कि हमें तो फ्री में 3G स्पेक्ट्रम मिल जाएगा क्योंकि हमारी कंपनी तो सरकारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बीएसएनएल से उतने ही पैसे डिमांड करे जाते हैं जितने प्राइवेट कंपनियों से पैसे लिए जाते हैं। और एक अधिकारी के अनुसार बीएसएनएल को इस 3G स्पेक्ट्रम के लिए लगभग 17,000 से लेकर के 18,000 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बीएसएनएल का खजाना पूरी तरीके से खाली हो जाता है। यहाँ तक तो एमटीएनएल को कर्ज भी लेने पड़ते हैं ताकि कैसे भी करके 3G स्पेक्ट्रम को चलाया जा सके और हम कंपटीटर कंपनियों से ज्यादा नहीं पिछड़े। लेकिन अब गलती हो चुकी थी, प्राइवेट कंपनियां धीरे धीरे आगे निकलने लगी थी क्योंकि पहले से फैसले लेने में देरी हो रहे थे और ऊपर से 3G स्पेक्ट्रम के लिए इतने पैसे चार्ज करे गए। लेकिन एक बात और भी आप जान करके शॉक हो जाओगे कि 2016 में जब 4G स्पेक्ट्रम यहाँ पर रिलीज करा गया तो उस टाइम भी बीएसएनएल को इस चीज़ से दूर रखा गया कि बीएसएनएल को अभी 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बीएसएनएल और भी ज़्यादा पिछड़ता चला गया। यहाँ तक हम देख रहे हैं कि बीएसएनएल को ना यूपीए गवर्नमेंट में राहत मिली ना बीजेपी गवर्नमेंट में। बीएसएनएल के साथ अत्याचार करा गया ताकि प्राइवेट प्लेयर्स आराम से खेलते रहे गेम और उनकी टेलीकॉम कंपनियां आगे बढ़ती रही। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी पे भी ये आरोप लगता आ रहा है कि बीएसएनएल को बढ़ावा देने के बजाय ये जियो धनाधन के बढ़ावे पे लगे हुए थे, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि सरकारी कंपनियां डूब रही है और आप प्राइवेट कंपनियों का बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि बीएसएनएल से अब कुछ उम्मीद लगाया जा रहा है क्योंकि हाल ही में बीएसएनएल ने 4G 5G साथ में ही लॉन्च किया है, तो लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर चीज़ें सही होती हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करा जाता है तो हो सकता है कि बीएसएनएल कम बैक करे। बाकी का आपको क्या लगता है कि बीएसएनएल को डुबाने में किसका हाथ है? कमेंट कीजिए अपना राय और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।